हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर शैल गुप्ता एंड आई एम अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एंड आई हैव बीन डूइंग हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज फॉर ऑलमोस्ट 2 decades 20 years नाउ। सो मैंने अपना ट्रांसप्लांट किया है तकरीबन 2 महीने पहले और मैं आज आपसे अपना रिजल्ट थोड़ा शेयर करने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। देखेंगे, मैंने FUE से ट्रांसप्लांट किया था और 1300 ग्राफ्ट्स हमने किए थे। ये एक हमारा अपना टेक्निक है जिसको कहते हैं डायरेक्ट स्टिमुलेटेड फॉलिकुलर ट्रांसप्लांट। ये मेरा वर्जन है FUE का और इसमें ग्राफ्ट एक्सेप्टेंस ये सब अच्छा रहता है और काफ़ी नेचुरल लुक हम क्रिएट कर सकते हैं और ग्राफ्ट का वेस्टेज नहीं होता और ग्राफ्ट ग्रो भी फास्ट करता है। तो लगभग 2 months पे आप देखें तो मेरा शेडिंग फेज के बाद अब ग्रोथ आना शुरू हो गया है और यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो आप देखेंगे कि बहुत नेचुरल लुकिंग ग्रोथ आ रहा है। सी, आई हैव बीन डूइंग हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज फॉर ऑलमोस्ट 20 years नाउ। प्लस मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आज मैं एक डॉक्टर नहीं, एक पेशेंट की तरह से भी बोलूँगा और ऑब्वियसली मेरे भीतर छुपा डॉक्टर भी कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेगा। पर हाँ, इस वीडियो को लंबा ज़रूर है पर एंड तक देखिएगा। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो शायद मैंने कभी आप तक नहीं पहुंचाई हो इतनी इकट्ठी और इतने अच्छे तरीके से। और कुछ भी और जानना समझना चाहते होंगे तो आप ज़रूर हमें बोलिए, हम कोशिश करेंगे। यदि मैं उस बारे में कोई जानकारी रखता हूँ और मेरा कोई एक्सपीरियंस है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ, डाल रहा हूँ, ये सब और ये जो जर्नी मैं अपनी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, इसके पीछे का मकसद यही है कि जो छुपे हुए डर हैं या भ्रांतियाँ हैं, हो सकता है कोई डर ना हो आपको पर आप मिसगाइडेड हो, जो सारी चीज़ें आपके मन से क्लियर हो और आप अपने लिए एक उचित सही डिसीजन, सही डॉक्टर और सही तकनीक का चयन कर सकें। एंड आफ्टर सच अ वास्ट एक्सपीरियंस मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट किया क्योंकि मुझे लगता था कि इतने सुंदर खूबसूरत हेयर लाइन्स हम पेशेंट्स के लिए बनाते रहे हैं। सो आई वॉन्टेड टू मेक अ गुड हेयर लाइन फॉर माई सेल्फ एंड नाउ आई एम सो हैप्पी। लाइक for past say around 6-7 days I have seen noticed this growth, and when I comb my hair in the morning, when I style my hair in the morning, I feel so happy, elated and इस चीज़ की कमी थी मुझे लगता था। हालांकि सी, मुझे बाल्डनेस नहीं था। बहुत लोग कहते हैं कि आपने ट्रांसप्लांट किया क्यों, बट आई हैड अ ब्रॉड फोरहेड। सो इफ़ यू सी माई पिक्चर्स, जिसमें आप देखेंगे कि मेरा माथा पीछे की तरफ गया हुआ है और यहाँ से थोड़ा सा, ऑल्दो सी उस पिक्चर्स में भी आपको मेरा एज देख के 44 years नहीं लगेगा जो प्री ट्रांसप्लांट है, पर अब तो मतलब बिल्कुल ही नहीं लगता। तो और अभी तो ये लुक जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ता जाएगा और इम्प्रूव करता जाएगा। कभी कभी डाउट्स होते हैं और आप देखते भी होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो अपना ट्रांसप्लांट करा के आपसे अपने व्यूज़ शेयर करते हैं और बताते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, कैसे आपको ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं वो लोग। पर एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि एक बहुत पुरानी कहावत है, नीम हकीम खतराए जान। यानी कि जब हमें किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती और हमें बस इतना पता है क्योंकि हमने कराया है, तो ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना तो अच्छी बात है। पर कभी कभी कुछ पॉइंट्स जो बहुत क्रिटिकल, बहुत क्रूशियल हो सकते हैं, वहाँ पर इंफॉर्मेशन आपके लिए मिसलीडिंग भी हो सकती है। हालांकि उनमें से किसी भी व्यक्ति की इंटेंट आपको नुकसान पहुंचाने की नहीं होगी, पर इवेंचुअली काफ़ी बड़ा नुकसान ज़रूर पहुंचा दिया जाता है। तो क्योंकि मेरे पास जितने केसेस आते हैं उनमें से ऑलमोस्ट 70-80% केसेस रिपेयर ट्रांसप्लांट के हैं, बल्कि अब तो मैं बोलूँगा शायद और भी बड़ी संख्या में रिपेयर ट्रांसप्लांट के केसेस आते हैं, काफ़ी ज़्यादा केसेस, और ये बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत लोग हैं जो भ्रमित होके अपना ट्रांसप्लांट करा लेते हैं और फिर बाद में परेशान होते हैं। तभी मैंने सोचा कि एक तो मैं अपने बालों से प्यार करता हूँ तो मुझे अपने लिए तो ट्रांसप्लांट करना ही था।
दूसरा मैं ये भी सोच रहा था कि थोड़ा पता भी लगे कि भाई कैसा महसूस होता है जब अपने सर पे किया जाता है। तो मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, पर अपने सर पे करने का एक डिफरेंट ही एक्सपीरियंस होता है। और मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि जब मैंने ये अपने सर पे किया, तो जाहिर सी बात है मैं खुद तो नहीं कर सकता था, पर मेरी टीम ने किया। एंड दे आर सो एक्सपर्ट एंड दे हैव बीन वर्किंग विद मी फॉर सम ऑफ देम आर लाइक मोर देन 15 years, कुछ 10 साल से बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। एंड आई हैड फुल फेथ इन देयर कैपेबिलिटीज। मैंने अपना सर उनके हाथ में दिया एंड दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब, ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल जॉब, जो मुझे देख के मतलब बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं तो सिर्फ उनको गाइड ही कर सकता था उस समय थोड़ा कि भाई देखो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, बट दे एक्चुअली डिडंट नीड माय गाइडेंस ऑल्सो। वो बढ़िया, उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो ये फील भी लेना बहुत ज़रूरी था। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि आप जो लोग बालों की समस्या से जूझ रहे हैं, जो चाहते हैं अपने बालों के लिए एक अच्छे समाधान सोल्यूशन तक पहुंचना, वो लोग हर तरीके की इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं, ढूंढते हैं, जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिले सोचते हैं और सोचते हैं कि भाई कोई भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, फ्री में आ रहा है, मैं कौन सा उसके लिए कुछ पैसा खर्च कर रहा हूँ, चलो इसकी भी सुन लूँ, चलो उसकी भी सुन लूँ, और वो देखते हैं। बट आप शायद ये नहीं जानते होंगे, जब आप गलत इंफॉर्मेशन सुनते हैं, गलत इंफॉर्मेशन, बायस्ड इंफॉर्मेशन सुनते हैं, तो उस स्थिति में आपके भले ही आप जानते हैं कि ये जो सोर्स जहाँ से इंफॉर्मेशन आ रहे हैं ये बहुत रिलायबल सोर्सेज नहीं है, पर फिर भी आप ऐसे सोर्सेज पे सब कॉन्शियसली भरोसा कर लेते हैं और कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस इन्फ्लुएंस होते हैं। मैंने पहले भी बहुत बोला है इस बारे में कि अगर आप के घर में कोई कचरा फेंके, कूड़ा फेंके, तो आप उसे रोकेंगे, पर आपके दिमाग में यदि कचरा फेंका जाता है तो आप उसको नहीं रोकते, आप उसे आने देते हैं, जो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो इसके अलावा जैसे ट्रांसप्लांट के बाद अब मुझे क्या प्रॉब्लम रहता है या क्या, तो सी मुझे एक्चुअली में मैंने नॉट इवन अ सिंगल डे आई टुक पेन किलर। मैंने एक भी दिन पेन किलर नहीं खाया, मैंने एंटीबायोटिक्स भी नहीं लिए, मेरा हील हो गया अपने आप से। बट दैट इज़ माई बॉडी, आई न्यू अबाउट माई बॉडी, और बीइंग अ डॉक्टर मैं ये समझ सकता हूँ अच्छे से। तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं था, बट हाँ हम अपने पेशेंट्स को तो रिकमेंड करते हैं। बट हाँ, इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दे टेल मी कि हमें पेन किलर नहीं खाने पड़े, और ये सही था। ज़्यादातर पेशेंट्स में चाहे एफयूटी करें चाहे एफयूई करें, पेन किलर्स की ज़रूरत नहीं होती। फिर एक और चीज़ कि हाँ कुछ दिन मुझे ज़रूर यहाँ पर रेडनेस रहा, इचिंग रहा, थोड़े दाने निकले डोनर एरिया में, और काफ़ी इचिंग होता था शुरू में। तो कुछ दिन मैंने एफयूई किया है 1300 ग्राफ्ट। तो ये सूडो फॉलिकुलाइटिस होता है बिकॉज कुछ हेयर जो आपके आधे कट जाते हैं, इनग्रोन होते हैं, और फिर वो वहाँ पर आपको बॉयल या दाना कर सकते हैं। तो वो थोड़े से एरिया में था बहुत, बट ये हो सकता है, होता है। सेंसेशंस वगैरह मुझे ठीक रही, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, और मैंने अपनी एक्टिविटीज़ इमीडिएटली रिज्यूम कर लिए थे। कोई दाना जैसे कभी कभी यहाँ पर भी निकल सकता है, जैसे आप यहाँ देखेंगे तो एक छोटा सा दाना मुझे दिख रहा है अभी इस तरफ, हाँ ये, तो ये दाना में कुछ नहीं करना होता इसे हम फोड़ लें और एक हल्का ऑइंटमेंट, जैसे फ्यूटी वैक्ट एक ऑइंटमेंट आता है, वो लगा लें तो ये सेटल हो जाता है। ये सूडो फॉलिकुलाइटिस होता है, इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में मैंने देखा कि उनको यहाँ पर स्वेलिंग भी आ जाती है, जो कि इमीडिएटली नहीं, मतलब 15-20 दिन, 25 दिन बाद या 30 दिन बाद भी कभी कभी कुछ लोगों में, हालांकि ऐसा बहुत रेयर होता है, बट ऐसा हो सकता है। तो वो भी जनरली सूडोफॉलिकुलाइटिस की वजह से रहता है। प्रेस करके निकाल लें और फ्लूटी पैक लगा लें तो वो नॉर्मल हो जाता है। और एक्टिविटीज़ की बात बोलूँ तो मैंने 4th-5th डे पे टेनिस टूर्नामेंट खेला था, क्योंकि मैं ऑलरेडी फॉर्म भर चुका था, और मैंने वो जीता भी था, और बड़ा मज़ा आया। बट हाँ, आप अपनी एक्टिविटी कितना जल्दी रिज्यूम करते हैं ये आपके विल पावर पर, आपके मेंटल स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करता है। और यदि आप हेयर ट्रांसप्लांट करा चुके हैं या कराने का सोच रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप मेंटली तो टफ होंगे ही। और अच्छा है, और बहुत सारी चीज़ें हम अपने बालों की जर्नी तय करते हुए सीखते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने पेशेंट्स को कि आप बालों की गुत्थी सुलझाते सुलझाते जीवन की गुत्थियाँ ज़रूर सुलझाएंगे। आपने इस बालों की जर्नी में जितने भी साल
आप हेयर लॉस से जूझ रहे हैं, आपने इसमें उतार चढ़ाव, उम्मीद का आना, उम्मीद का मिट जाना, उम्मीद का छला जाना, ये शायद सब चीज़ों से आप रूबरू हो चुके हैं, गुजर चुके हैं। और काफ़ी कुछ सीखा भी होगा आपने उससे, और काफ़ी कुछ अभी आगे भी सीखेंगे। पर हाँ, यही फार्मूलाज आप इस्तेमाल करके अपने लाइफ में भी काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं, देख सकते हैं, और बच भी सकते हैं बहुत सारी चीज़ों से। इसके लिए मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप अपने से प्यार करें। कभी भी जो भी डिसीजन लें वो बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही फैक्टर हो, सेल्फ लव। कभी भी डर या कोई लालच में आके आप अपनी चीज़ों के डिसीजंस ना लें। कई बार हम देखते हैं जितने रिपेयर केसेस आते हैं वो बताते हैं हमने वहाँ करा लिया क्योंकि ये सस्ता था, वहाँ करा लिया क्योंकि वहाँ पे कुछ ऑफ़र था, वहाँ करा लिया क्योंकि वहाँ पर कोई सेलिब्रिटी को हमने देखा कि उसने कराया, वहाँ करा लिया। तो ये सारी चीज़ों के चक्कर में मत फंसिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, अपने लिए सही इन्फॉर्मेशन को एटलीस्ट आप अपने तक आने ज़रूर दीजिए। कई बार हम समझते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, और जीवन के हर पड़ाव में आप ये ज़रूर समझते आए होंगे कि आप सब कुछ जानते हैं। वो लोग जो रिपेयर ट्रांसप्लांट्स के लिए आते हैं, जिनमें कि डॉक्टर्स भी होते हैं, वो भी यही समझते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। पर अगर सब कुछ जानते होते तो ऐसा नहीं होता ना। तो ये नहीं कि आपने गलती कर दी तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक किया जा सकता है, पर रिपीट गलती एटलीस्ट वो लोग जो ट्रांसप्लांट खराब करा के परेशान है वो ये रिपीट गलती ना करें। मैंने एक चीज़ और ज़रूर बोलूँगा, मेथड को लेके लोग बहुत ज़्यादा परेशान और कंफ्यूज रहते हैं, और कई लोग कहते हैं कि आप ज़्यादा एफयूटी करते हो, पर आपने खुद के लिए तो एफयू ही किया। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता, मैं दोनों सर्जरीज हम लोग करते हैं, और दोनों सर्जरीज अच्छी हैं, और दोनों से मुझे इक्वली प्यार है। और देखिए, मैंने तो एफयू ही करा है अपने सर पे। तो ये सिनेरियो डिफर करता है फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। जैसे कि अभी आज हमने एक रिपेयर सर्जरी किया, ये पेशेंट ने पहले एफयूई कराया हुआ था, एफयूटी भी कराया हुआ था, इनका स्किन टाइट था, नहीं तो अब इनका दोबारा से एफयूटी कर सकते थे, पर टाइट स्किन के चलते एफयूटी संभव नहीं था। इनका हमने एफयूई किया, बहुत थोड़े ही ग्राफ्ट एफयूई से निकाले गए थे। एक तो बहुत ही कॉमन और बहुत ही सिंपल सी बात है, पता नहीं आप लोग इस पे गौर करते हैं नहीं करते। अगर नहीं कर रहे हैं तो करिए, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बाद में जानेंगे तो पछताएंगे, अभी समझेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि यदि आप जहाँ भी जा रहे हैं, जिस भी क्लिनिक को आप चूज़ कर रहे हैं, अगर वहाँ पर कॉम्पिटेंटली अच्छे समय के एक्सपीरियंस के साथ दोनों तरह की सर्जरी किए जाते हैं, एफयूटी और एफयूई, तो वो क्लिनिक आपको सलाह दे सकता है कि हाँ आप ये कराइए, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। बनिस्बत इसके जो क्लिनिक पे आप जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ एक ही मेथड किया जाता है, चाहे सिर्फ एफयूटी चाहे सिर्फ एफयूई, तो वहाँ से कभी भी आपको आपके लिए क्या अच्छा रहने वाला है वो सलाह मिलने की संभावना थोड़ी कम तो ज़रूर है। और मैंने देखा, जब एक बार आपने एफयूई कराया है, डोनर एरिया आपका वीक हो जाता है, जैसे आप ये पिक्चर्स में देख रहे हैं, और वहाँ पर अब गैप बन चुके हैं, तो यहाँ से अगर हम दोबारा से एफयूई निकालेंगे तो वहाँ पर एंगल्स चेंज हो चुके हैं, गैप बहुत ऑलरेडी है, और आप नए गैप क्रिएट कर रहे हो। तो देखिए डोनर की क्या स्थिति होती है और ग्राफ्ट निकाल लेने के बाद। और प्लस ट्रांजैक्शन रेट भी काफ़ी हाई होता है जब आप सेकेंड एफयूई करते हैं उस एरिया में से। और थर्डली, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो तो आपको शायद मालूम ही ना हो, आप हो सकता है 3 4 5 6 ट्रांसप्लांट्स भी करा चुके हो, ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं मेरे पास और उनको ये बात नहीं मालूम होती। और ये बातें आपको कोई मुझे नहीं लगता कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर के अलावा आपको ये चीज़ें कोई और लोग बता सकते हैं, चाहे उनको कितना भी एक्सपीरियंस हो, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कितनी भी पढ़ाई कर ली हो। ये कि आप जब एफयूई सर्जरी, मैंने जैसे एफयूई अपने लिए ऑप्ट किया, मेरी एज 44 ईयर्स है, मैं कोई दवा नहीं यूज़ करता, मेरे बाल पीछे ठीक हैं, और यहाँ पर सिर्फ मुझे थोड़े से ग्राफ्ट्स की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरा हेयर लाइन थोड़ा रिसीड किया हुआ था और बहुत समय से ऐसा था। तो और मेरा डोनर एरिया भी बहुत अच्छा है, तो मैं यहाँ पर ग्राफ्ट्स कितने भी निकाल के डाल सकता हूँ। कितने भी निकाल के डाल सकता हूँ मतलब ये नहीं कि मैं ऐसी हेयर लाइन बना लूँ यूँ करके। आप देखेंगे बहुत सारे लोग, स्पेशली पंजाब साइड पे मैंने देखा, वहाँ पर काफ़ी लोग ऐसा हेयर लाइन्स बनाते हैं, करते हैं, जो बहुत अननेचुरल दिखती हैं।
देखिए, आप हेयर को लेके ऑब्सेस्ड हैं, आप हेयर को लेके डरे हुए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सर पे कचरा करा बैठे। आप अपने सर पे अच्छे से अच्छा चीज़ ऑप्ट करें। आपका डोनर बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, पर उसको और बेहतर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, उसको और आर्टिस्टिक ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर समझिए। मैंने बहुत बार ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें कि हेयर लाइन बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल दिखती हैं, जैसे आप ये पेशेंट में देख रहे हैं। बहुत ही अननेचुरल, अजीब सा हेयर लाइन देख रहे हैं, और उसको फिर हमने थोड़ा रिपेयर किया और ठीक किया। तो ये चीज़ें मतलब आपके लिए जानना, देखना, समझना ज़रूरी है। मैंने एफ क्यों ऑप्ट किया, क्योंकि एक मुझे ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं थी, 1300 ग्राफ्ट, 1300 ओनली। एंड सेकेंडली एफ में मेरे पास ऑप्शन है मल्टी ग्राफ्ट्स को चूज़ करने का। बहुत सारे लोग ये जब ग्राफ्ट्स को कंपेयर करते हैं, क्लिनिक्स को कंपेयर करते हैं, वो देखते हैं अरे एक क्लिनिक ने भी 2000 ग्राफ्ट किए और ये दूसरे क्लिनिक ने भी 2000 ग्राफ्ट किए, यार इसका 2000 बाल तो ग्राफ्ट तो ज़्यादा दिख रहा है, अच्छा रिजल्ट इसका तो कम दिख रहा है। अगर आपने मेथड को नहीं देखा, उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि एक ने एफ से किया है, दूसरे ने एफ से किया है, तो आप बहुत बड़े गच्चा खाने वाले हैं, बहुत बड़ा। क्योंकि अगर मैं एफ कर रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है मल्टी ग्राफ्ट्स को चूज करने का, और मल्टी ग्राफ्ट्स को चूज करके सपोज मैंने 1000 ग्राफ्ट निकाले, मान लीजिए 2000 ग्राफ्ट फॉर दैट मैटर निकाले एफ से, और मैंने चुन के मल्टी ग्राफ्ट निकाले जिसमें कि एक पेशेंट के बहुत सारे 3 यूनिट या 4 यूनिट वाले ग्राफ्ट्स हैं, बाकी 2 यूनिट है मेजरली। तो यहाँ पर मेरा मल्टीप्लिकेशन 2.5 या 3 भी हो सकता है, यानी कि एक ग्राफ्ट में 2 बाल, 2.5 बाल, 3 बाल, 4 बाल तक हो सकता है। तो इसका मतलब अगर मैं मल्टीप्लिकेशन को 2.5 भी मानूं और 2000 बाल हैं, ग्राफ्ट हैं, तो उस स्थिति में मुझे इस पेशेंट में एफ करके ग्राफ्ट्स, हेयर मिल गए, फॉलिकल मिल गए 5000। जबकि अगर मैं इसी पेशेंट का एफ करता हूँ तो उस सिचुएशन में मेरे पास चॉइस नहीं होगी कि मैं चुन के मल्टी ग्राफ्ट्स निकालूं। जो भी स्ट्रिप में आ रहा है उतना ही आएगा। तो जब स्ट्रिप में मेरे पास ग्राफ्ट्स 1 वाले भी जितने प्रोपोर्शन में उनके हैं उतने ही प्रोपोर्शन में आ रहे हैं, तो मेरा मल्टीप्लिकेशन कम बैठेगा, यानी कि लगभग 1.5। तो उस स्थिति में मेरे पास 2000 ग्राफ्ट करने पे भी 3000 फॉलिकल या 3000 बाल हुए। अब क्या आप 3000 बाल के रिजल्ट को 5000 बाल के रिजल्ट से कंपेयर कर सकते हैं? अगर आप कर रहे हैं तो ये मूर्खता है, शायद आपने इस बात पे कभी गौर ही नहीं किया होगा। तो जिस पेशेंट को अगर मैंने रिजल्ट आपको दिया है 2000 या 2500 एफ के ग्राफ्स में, और अगर मैंने उसका एफ किया होता, तो वही रिजल्ट और ज़्यादा गहरा, बढ़िया दिखता, और ज़्यादा डेंस दिखता। तो फिर आप कहेंगे कि भाई आपने फिर किया क्यों नहीं, आपने एफ कर देते उस पेशेंट का। यहाँ पर भी एक कैच है बहुत बड़ा, अगर आप इसको भी नहीं समझेंगे तो आप फिर फंसेंगे प्रॉब्लम में। देखिए, इस पेशेंट के डोनर में हमने एफ से निकाल लिए ग्राफ्ट्स, अब यहाँ पर चुन के मल्टी ग्राफ्ट्स निकाल लिए, अनसेफ डोनर जोन को भी यूज़ कर लिया, और यहाँ पर अब मल्टी ग्राफ्ट्स नहीं बचे, यहाँ पर अब आप सिंगल यूनिट ग्राफ्ट्स बचे हुए देख रहे हैं जिनके बीच में भी स्कार हैं। और दूसरे केस में एफ निकाला, एक स्ट्रिप निकाला, उसके ऊपर नीचे का एरिया अनटच्ड है और बहुत सारे मल्टी यूनिट ग्राफ्ट्स अभी भी बचे हुए हैं। कल को जब यहाँ पर बाल इसके पीछे खाली होगा, जिसके की संभावना बहुत ज़्यादा है, अगर आप नहीं जानते तो जाके देखिए वीडियोस, और आपने अपने आसपास बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा जिन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 बार ट्रांसप्लांट। तो क्या सलमान खान के पास पैसे नहीं है दवा खरीदने के या पीआरपी कराने के, या तो भी उनको बार बार ट्रांसप्लांट की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? और भी आप बहुत सारे लोग देखेंगे क्यों पड़ रही है। तो उस स्थिति में हमारे पास डोनर होगा जिसमें कि खूब सारे मल्टीग्राफ्ट्स हैं अभी, तो ये तो आपकी पूंजी है, आपकी ये आपका एक बैंक है, इसको आपको कितना और कब यूज़ करना है ये तो आपके ऊपर है। पर आपको अगर पता ही नहीं होगा तो आप तो उसको फूंक बैठेंगे पहले, और बाद के लिए आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपकी चॉइस है। मान लीजिए, चलिए आपने एफ करा भी लिया है, सपोज फर्स्ट सर्जरी में ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं जो कहते हैं सर हम एफ नहीं चाहते, या हम एफ ही करना चाहते हैं, और उनके अपने स्पेसिफिक रीजंस होते हैं, और हमें भी लगता है कि एफ इनको बेहतर वो देगा, इनके लिए अच्छा रहेगा। तो सेकंड बार जब आप सर्जरी के लिए ऑप्ट कर रहे हैं,
कभी भी उस सेम डोनर से आप एफयूई के लिए मत जाइए, क्योंकि ऑलरेडी डेंसिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है और खाली हो जाएगा। और सेकेंड एफयूई यदि आप सोचते हैं कि आपको बहुत बढ़िया डेंसिटी ऐड कर देगा, दे देगा, और आपका डोनर एवरेज है। सी एक बात और बोलूँगा मैं, ये बहुत ध्यान से समझना, बहुत सारे सेंटर्स मिलेंगे आपको, 4 5 6 10 सेंटर खुले हुए हैं उनके, जगह जगह ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, एक एक दिन में 3 3 4 4 5 5 सर्जरीज हो रही हैं। इतने थोक के भाव में सर्जरी करने के बाद कुछ पेशेंट्स ऐसे ज़रूर मिलेंगे जिनके की डोनर बहुत डेंस होते हैं। उन पेशेंट्स के रिजल्ट्स दिखाए जाएंगे, उन पेशेंट्स के रिजल्ट्स आपको नहीं दिखाए जाएंगे कि जिनके डोनर थिन होते हैं, वीक होते हैं। तो आपको तो लगेगा कि अरे वाह, कितने मर्जी निकाले जाओ, कितने मर्जी करे जाओ डोनर, आप सारा कर सकते हो और सारा भर सकते हो। सेकेंड सर्जरी में जब आप एफयूई निकालेंगे, सिंगल यूनिट ग्राफ्ट्स होंगे इन मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स, वो डेंसिटी बिल्कुल नहीं आएगा और यहाँ से भी आप हाथ धो बैठेंगे। तो कभी आपने अगर ट्रांसप्लांट करा लिया और आप खराब ट्रांसप्लांट करा चुके हैं, एडवर्टाइजिंग पे, मार्केटिंग पे मत जाइए, अपनी रिसर्च कीजिए, अपनी अकल का इस्तेमाल कीजिए। उस स्थिति में आपके लिए, अगर आपने एफयूटी कराया है पहली सर्जरी, तो हो सकता है आप सेकेंड एफयूटी भी कर सकते हैं अगर इलास्टिसिटी अलाउ करे, और नहीं तो आप एफयूई के लिए जा सकते हैं, उस केस में बढ़िया रहेगा। और ऑब्वियसली फिर हम बियर्ड और बॉडी हेयर तो यूज़ करते ही हैं। पर यदि आपने एफयूई सर्जरी पहली कराई है और आप दोबारा से सेम डोनर से एफयूई कराने का सोच रहे हैं, तो थोड़ा सावधान ज़रूर हो जाइए, थोड़ा सा बैठिए, थमिए, किसी अच्छे ऐसे सर्जन के पास जाएं जो दोनों करने में महारत रखते हो, और कराए नहीं कम से कम सलाह तो ज़रूर लीजिए, और ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक और चीज़ मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं, जब रिपेयर करते हैं हम देखते हैं 2 बार सर्जरी करा चुके हैं, दोनों बार 6 6 हज़ार 5 5 हज़ार ग्राफ्ट करा चुके हैं और बाल तो है ही नहीं। जैसे आप ये केस में देख रहे हैं, 2 बार सर्जरी कराए हुए पेशेंट, और अगर आप देखेंगे तो ग्राफ्ट्स तो उगे ही नहीं हुए, उन्होंने कॉम्बिनेशन कराए हुए थे एफयूटी और एफयूई, और अब बाल तो आप देख रहे हैं कि कुछ है ही नहीं। तो हमने किए इनके तक आप देखेंगे जो ग्राफ्ट्स की संख्या मेंशन्ड है, और अच्छा खासा रिजल्ट इनका आ गया है जो आप देख रहे हैं। तो नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स को लेके भी थोड़ा सावधान रहे। मैं बहुत देखता हूँ, ये काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है जहाँ पर बहुत हाई नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स बताए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा सावधान रहे। अब आज तो वैसे मैं आपसे बात एक पेशेंट के तौर पे कर रहा था, बट मेरे अंदर का डॉक्टर फिर से जाग गया, तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी जो मुझे लगा कि आपको जाननी समझनी ज़रूरी है। यदि आपने ये वीडियो पहली बार देखा है, हमारा कोई वीडियो पहली बार देखा है, तो मैं फिर बोलूँगा यू हैव जस्ट हिट अ जैकपॉट, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन आपको एक्सेस नहीं मिलेगी। अभी मेरे पास एक पेशेंट आए, छोटी एज, मतलब 24 25, इन्होंने ट्रांसप्लांट कराया हुआ था कहीं से, बहुत गंदा रिजल्ट था, बहुत ही ख़राब बाल दिख रहे थे, बहुत ओवर नंबर प्रॉमिस किया गया था। अब ये रिपीट ट्रांसप्लांट कराने के लिए सोच रहे थे, और काफ़ी ख़राब असेसमेंट्स कराए हुए थे इन्होंने, जो ये नंबर ऑफ ग्राफ्स और ये सब बोल रहे थे, देख रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब भी अपने लिए कुछ भी चूज़ करें, यदि आप पहली बार ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, या आप अगर रिपेयर सर्जरी कराने के लिए जा रहे हैं, ख़राब ट्रांसप्लांट करा चुके हैं, तो अपनी रिसर्च पूरी कीजिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मेरा एक वीडियो देखा 2 दिन पहले मिनॉक्सिडिल के ऊपर, और उनको वो बात एक्चुअली फील करी, उन्हें समझ में आया कि टॉलरेंस क्या होती है, उन्हें समझ में आया कि दवा का इस्तेमाल कैसे होता है पोस्ट ट्रांसप्लांट, या क्या लिमिटेशंस होते हैं इन दवाइयों के। तब उन्होंने फिर और वीडियोस देखे और चीज़ें देखी, तब उन्हें समझ में आया। आज वो मेरे पास ट्रांसप्लांट कराने के लिए बैठे थे। उन्होंने 2 दिन में उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि 70 80 वीडियोस देख लिए। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप जिस भी वीडियो के ज़रिए मेरे तक पहुँचे, आप जैकपॉट तो हिट कर ही चुके हैं। देखिए, और बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे 300 के आसपास, और देखिए उसमें आप पाएंगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी कंटेंट जो आपको शायद ही कहीं और जानने और समझने को मिले। इसके बाद भी यदि कुछ आप जानना और समझना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारी टीम को कांटेक्ट करेंगे। मैं और मेरी टीम कोशिश करेंगे पूरी तरह से कि आप तक सही जानकारी और आपका क्या सही सोल्यूशन है वो आप तक पहुँचे। एक और चीज़ जो मैं हाथ के हाथ बोलना चाहूँगा वो ये कि दवा पोस्ट ट्रांसप्लांट आप देखिए, बहुत सारे रिजल्ट्स जब आप देख रहे होते हैं,
तो वो रिजल्ट्स में दवा का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आप देखिए, क्लिनिक से पूछिए जब आप रिजल्ट्स कंपेयर कर रहे हैं कि आपने इन पेशेंट्स को क्या दवा दी है पोस्ट ट्रांसप्लांट, आप जो रिजल्ट दिखा रहे हो उसमें दवा का रोल कितना है। फॉर एग्जांपल, आप ये जो केस देख रहे हो, ये मेरे एक बहुत परम मित्र, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। 62 ईयर्स इनकी एज थी जब हमने 61-62 जब हमने इनका ट्रांसप्लांट किया। हम, ये हमारे टेनिस बडी हैं, टेनिस फ्रेंड हैं। और इनका ट्रांसप्लांट करने के लिए मुझे FUE यूज़ करना था, क्योंकि इनकी स्किन बहुत टाइट थी। FUT संभव नहीं था, अदरवाइज आई वुड हैव ऑप्टेड फॉर अ कॉम्बिनेशन सर्जरी। पर अगर आप देखेंगे, हमने ट्रांसप्लांट सिर्फ फ्रंट के पोर्शन में किया है, पीछे खाली है इनका। पर इनको मैंने फिनेस्ट्राइड दिया ऑल्टरनेट डेज के ऊपर, और जब इन्होंने फिनेस्ट्राइड लिया, आप देखें 3 मंथ्स के अंदर ही पीछे का पोर्शन कितना इम्प्रूव किया। और जो भी जहाँ आपके एग्जिस्टिंग बाल होते हैं, मिनिएचराइज्ड हेयर होते हैं, ये सारे बाल इम्प्रूव करते हैं फिनेस्ट्राइड पर। यदि आप फिनेस्ट्राइड, मिनॉक्सिडिल सब कुछ पूरी डोजेज में कर रहे हैं, डेली डोज में खा रहे हैं फिनेस्ट्राइड, तो आप समझ सकते हैं कि वो ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को कितना घना दिखाएंगे। तो भाई फिर मैं तो पर ये सारा क्रेडिट तो जाएगा आपके ट्रांसप्लांट सर्जन को ही, कि भाई हम देखो, हमने कितना अच्छा ट्रांसप्लांट कर दिया, देखो कितना गहरा है, कितनी डेंसिटी है। मैं अपने हर पेशेंट को ये दवाइयाँ ज़रूरी नहीं है कि दूं, और दूं भी तो किस डोजेज पे दूं, ये मैं पेशेंट के कन्वीनियंस के हिसाब से देखता हूँ। मुझे उनके लिए क्या अच्छा लगता है वो मैं देखता हूँ, और वो मैं सोचता हूँ। अगर मैं आपको सारे के सारे दवा खिलाऊं पोस्ट ट्रांसप्लांट, तो आप क्या सोचते हैं कि आपको इफेक्ट कितने समय तक उन दवाइयों के रहेंगे। हो सकता आप सोचते हैं कि आप ये 4-5-6 साल उन दवाइयों के इफेक्ट रहेंगे आपको, तो शायद ये ना रहे, क्योंकि दवाइयों से टॉलरेंस डेवलप होती है। अगर आप कोई इक्का दुक्का केस ऐसा देख रहे हैं जिसमें कि अच्छे इफेक्ट्स आपको लंबे समय परसिस्ट कर रहे हैं, तो वो हज़ारों और लाखों केसेस आपसे छुपाए भी जा रहे हैं, जिनके अंदर बाल गायब हो चुके हैं। लोग शेयर भी नहीं करेंगे आपसे। तो सी, ये वीडियोस बनाने का, ये चैनल इनफैक्ट बनाने का मेन मकसद यही रहा कि इतनी सारी भ्रांतियां हैं हेयर और ट्रीटमेंट को लेके, जो कोई भी नहीं समझता, कोई बताना नहीं चाहता। हम डॉक्टर्स की तरफ से भी ये कमियां हैं कि नहीं बोलते हैं उन विषयों पे जो हमारे ही कमर्शियल इंटरेस्ट को हिट करेंगे। मैं एक डिफरेंट तरीके का डॉक्टर हूँ, और एक डिफरेंट तरीके का अप्रोच है मेरा लाइफ को लेके। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैं तो शेयर करता हूँ अपने सभी लोगों से। जो भी एक्सपीरियंस मुझे लगते हैं, मैंने देखे सीखे, उसमें चाहे मेरा कमर्शियल इंटरेस्ट हिट हो या ना हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आप तक सही जानकारी लाना जारी रखूँगा। जो जो चीज़ें मैं सीखता जाता हूँ, करता जाता हूँ, और जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये मैं अपने लगभग 20 साल के एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। कभी कभी मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि आप इस टॉपिक पे बनाइए, उस टॉपिक पे बनाइए। आजकल एक सनसनी फैलाने की भी होड़ चल रही है, जिसमें कि आप देखेंगे कोई भी उठा के देख के, अब फॉर एग्जांपल मैंने एक सिंथेटिक हेयर पे, हालांकि मैं पिछले 17-18 साल से सिंथेटिक हेयर इम्प्लांट्स कर रहा हूँ, पर एक वीडियो हमने डाला, बहुत पॉपुलर हुआ, उसका देखा देखी, अरे बस क्या क्या नकल मारी लोगों ने। और मेरे इनफैक्ट ट्रांसप्लांट करते हुए वीडियो को, इम्प्लांट्स करते हुए वीडियो को भी लोगों ने कॉपी करके अपने वीडियोस में डाल दिया। तो ये जो मैं नहीं बोलता उस किसी भी विषय पे जिसके बारे में मुझे जानकारी या समझ नहीं है, या कम जानता हूँ, या जितनी इन्फॉर्मेशन हर जगह है ही, मैं आपसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ऑनेस्टली शेयर कर रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है कि आपको जानना, देखना, समझना बहुत ज़रूरी है। तो आखिर तक इस वीडियो को आपका देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, लव योर सेल्फ, स्टे ब्लेस्ड।